वो बिना कहे भी कुछ कह जाती है, वो हर दर्द में भी मुस्कुरा जाती है। कमज़ोर नहीं है ये तो उसकी अदा है, नारी स्वयं शक्ति स्वरूपा है। ठान ले जब तो पर्वत भी झुक जाते हैं, उसके हौसलों के आगे रास्ते खुद ब खुद बन जाते हैं। वो कहानी नहीं, वो तो मिसाल है, नारी हर युग में हर रूप में बेमिसाल है। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम में। मैं आपके साथ हिना जोशी। दर्शकों, महिला शक्ति का आज का ये अंक समर्पित है उस अद्भुत ऊर्जा को जिन्होंने एक अथक प्रयासों, दृढ़ निश्चय रहते हुए, मजबूत रहते हुए अपने सपनों को साकार किया और हम सब के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। आज के इस कार्यक्रम की यानी महिला शक्ति के हमारी विशिष्ट व्यक्तित्व, जिनका जीवन सेवा, अनुशासन और संवेदनशीलता का अद्भुत संगम है, जिन्होंने न केवल देश की सेवा की बल्कि समाज में मानसिक स्वास्थ्य और आत्मविश्वास की अलग भी जगाई है। तो दर्शकों, आज की हमारी मेहमान पूर्व सेना अधिकारी, अनुभवी मनोवैज्ञानिक काउंसलर और प्रतिभाशाली मोटिवेशनल स्पीकर और पर्सनालिटी डेवलपमेंट ट्रेनर पूर्वा पंचभाई जी हमारे साथ मौजूद है। मैम, आपका कार्यक्रम में हृदय से स्वागत और अभिनंदन। थैंक यू, नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने मुझे यहाँ आपका आमंत्रित किया और मुझे मौका दिया सबसे जुड़ने के लिए। प्लेजर मैम। मैम, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि पूर्वा पंचभाई जी जो खुद में इतनी सशक्त हैं, उनकी जीवन की अर्ली जो यात्रा है वो कैसे शुरुआत होती है, आप कहाँ से बिलोंग करती है? हिना जी, सबसे पहले मैं गढ़वाल की ही बेटी हूँ और गढ़वाल नौनीचौ जन बोलदाई सुन तो हमारे एंसेस्टर्स जो हमारे पूर्वज हैं, मेरी मदर की तरफ से देवप्रयाग के हैं और पिताजी की तरफ से पाबौ के हैं। तो देवप्रयाग में भी एक जगह है बा बाजार करके, तो वहाँ पे भी हैं। तो बेसिकली हम लोग टेहरी के ही हो गए। तो नक्षत्र वेशशाला अगर आपको अवगत है तो मैं वहाँ से जुड़ी हूँ। मेरे नाना जी का घर है, वो मेरी माँ का घर है। अभी तो मेरे पिताजी के साइड के लोग बद्रीनाथ के पंडे और मम्मी की साइड के लोग देवप्रयाग के कुलगुरु थे नाना जी। और महाप्रभु जी की बैठक जो बद्रीनाथ में है वो मेरे मामा जी के पास है अभी। तो ये मेरा अगर जेनेटिक बैकग्राउंड आप पूछे, बायोलॉजिकल बैकग्राउंड, तो अदरवाइज कलकत्ता में हम लोग पले बड़े क्योंकि पिताजी वहाँ पे कार्यरत थे। वो एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में डायरेक्टर थे। तो पर हमने उनको खो दिया व्हेन आई वाज इन, मैं क्लास 7 में थी, जस्ट 12 साल की हुई थी। हम लोग 3 बहनें हैं, मैं छोटी हूँ। तो उनको पैंक्रेटिक कैंसर हुआ था और 3 महीने के दौरान ही मेरे दादाजी की पहले जून में फिर अक्टूबर में पिताजी की मृत्यु हुई। तो हमारे जो 2 मेल मेंबर थे घर में, दोनों ही हमसे दूर हो जा चुके थे। तो मेरी माँ ने हमको बड़ा किया। तो माँ का अब जाके जो हम इतने बड़े हो गए उम्र में, अब समझ में आता है शायद कि क्या सेक्रीफाइस, क्या बलिदान रहे होंगे। हम तीनों बहनों को बड़ा किया सब कुछ। तो हम धीरे धीरे अपने अपने जगहों पे गए। मैं छोटी हूँ, मैंने आर्मी ज्वाइन की। बीच वाली दीदी चार्टर्ड अकाउंटेंट है, बड़ी वाली टेक्सटाइल डिज़ाइनर बनी। तो फिर काफ़ी कुछ हुआ जर्नी में, ज़िंदगी ऐसे आई थिंक वी आर कीप गोइंग ऑन। तो फिर शादी हुई, फिर मैं मेट माई हस्बैंड। मेरे हस्बैंड भी आर्मी ऑफिसर हैं। तो बहुत साल बाद अभी पहली बार हम लोग देहरादून पोस्टिंग भी आए हैं। तो फिर मैंने पढ़ाई की, पहले मैंने मास्टर्स किया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, फिर DBS कॉलेज से भी यहाँ देहरादून से ही किया। फिर OTA चेन्नई में मेरा सिलेक्शन हुआ। मुझे IPS बनना था। मुझे बचपन से यूनिफॉर्म का शौक था। किरण बेदी, झांसी की रानी, माई मदर मेरे आइडॉल थे। तो ये लगता था कि कुछ बन के समाज को सुधारना है। एंड आई ऑलवेज फील कि द पावर शुड लाई इन करेक्ट हैंड्स। सही हाथों में पावर होना चाहिए, नहीं तो लोग मिसयूज़ बहुत करते हैं पावर का। तो मुझे ये लगता था कि अगर मेरे हाथ में पावर आता है और सही आता है तो पक्का मैं कहीं काफ़ी बदलाव में समाज में लाऊंगी। पर किस्मत है शायद, फिर वो SSB आ गया बीच में, फिर मैं आर्मी में आ गई। OTA चेन्नई से 96 में पास आउट हुई। तो फिर शॉर्ट सर्विस था। जब मेरे सेकंड फेज़ 5+5 ईयर्स था, जब मेरा सेकंड फेज़ चल रहा था तो पराक्रम भी चल रहा था उस टाइम पे, 2002 की बात है। तो फिर मुझे फैमिली भी हम लोग को प्लान करना था। तो कुछ थे इश्यूज़, हेल्थ इश्यूज़ एंड ऑल व्हाटएवर, फिर मिसकैरेज वगैरह जो भी। तो फिर मुझे डिसाइड करना पड़ा कि शायद अब मुझे अपने इस्तीफ़ा देना पड़ेगा अपनी सर्विस से, क्योंकि मुझे अपनी फैमिली की तरफ, मुझे एक एज के बाद हमें हर तरह के रोल करने होते हैं। हिना जी, मैं ये कहते हैं वी शुड बी फ्लेक्सिबल। आपने अगर एक मुकाम हासिल किया है ज़िंदगी में और उस मुकाम को आप प्यार करते हो, लेकिन उस मुकाम के साथ अगर आप अकेले हो उधर, तो आई थिंक आप वो एंजॉय ज़िंदगी, आप सेलिब्रेशन नहीं है फिर। जी बिल्कुल। सेलिब्रेशन ज़िंदगी में वो होना चाहिए जब आपके साथ आपके घर वाले हों वहाँ पे। यू फील लाइक सेलिब्रेटिंग विद पीपल, जो आपके साथ घर वाले, फैमिली, प्यार जो आपको करते हैं और जो क्लोज फ्रेंड्स हैं वो पक्का हों।
तब आपने वो, चाहे कोई भी मुकाम है, तब आप कुछ बन पाए, आपने उनकी खुशियाँ जीती। तो उस माइंडसेट से भी फिर मैंने सोचा कि नहीं, अभी आई थिंक नाउ इट्स टाइम, आई नीड टू टेक अ ब्रेक। फिर मैं पीछे हटी, मैंने अपना पुट अप किया पेपर्स, वॉलंटियर रिटायरमेंट लिया। मैं कैप्टन बन के रिटायर, सो आई एम बेसिकली अ कैप्टन, एक्स कैप्टन ऑफ आर्मी। सो जब मैं घर में थी उन दिनों, फिर मुझे दूसरा मतलब आई फेल्ट कि मैं मतलब कर क्या रही हूँ, बेसिकली आई नीड टू डू समथिंग। मैंने काफ़ी कुछ सोचा था, कमर कस के मैं उतरी थी जंग के मैदान में, मैंने ये करना वो करना काफ़ी जोश के साथ। अच्छा पूर्वा जी, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, मेरे मन में एक सवाल चल रहा है। अभी आप जो बता रही हैं, आपने वॉलंटरी रिटायरमेंट लिया आर्मी से और आपने फैमिली को अपनी प्रायोरिटी दी, वो दौर कैसा था, थोड़ा बताएं। क्योंकि एक होता है, जैसे आपने बताया, बहुत एम्बिशियस थी, आपको देश की सेवा करनी थी, आपको बहुत आगे बढ़ना था, लेकिन ऑल ऑफ सडन आपने डिसाइड किया और एक नई जर्नी के बारे में आपने बोला, अब मैं वहाँ फोकस्ड रहूंगी। कैसा दौर था वो, क्या कुछ रहा उस वक्त? पक्का हिना जी, ये दौर था शायद, इससे मेरे में एक तो मैं माँ बनी, वो तो आपको चेंजेस बॉडी में अलग आते हैं, पर जो मन में जो चेंजेस आते हैं ना, जब तक हम सेल्फ रियलाइजेशन बोलते हैं ना साइकोलॉजी में, जब तक वो नहीं होता तब तक शायद हमें कोई बदलने की कितनी कोशिश करे, जब तक हम खुद की सोच नहीं बदलेंगे हम नहीं बदल पाएंगे। तब मैंने ये रियलाइज़ किया कि अगर मैं कुछ करना चाहूँ तो हमें रास्ते अपने आप खुलेंगे, जहाँ चाह है वहाँ राह है। फिर मैंने ऑनलाइन शुरू किया पता करना, ऑनलाइन चीज़ें नई आई थी, ये 2004 की बात बता रही हूँ मैं, नई चीज़ें आई थी। फिर मैंने देखा कि मैं क्या कर सकती हूँ, हाउ कैन आई री लॉन्च माई सेल्फ, मैं कैसे ज़िंदगी की शुरुआत दोबारा करूँ। मेरा साइंस बैकग्राउंड था, जैसे मैंने कहा MSc ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, वो तो जैसे बोलते हैं ना फौज में दिमाग घुटनों पे जा चुका था, तो वो तो आई वॉज आउट ऑफ टच। फिर मेरे को साइकोलॉजी में इंटरेस्ट लगा, तब मैंने डिप्लोमास किए। अच्छा, साइकोलॉजी की तरफ इंटरेस्ट कैसे गया, या कोई किसी से आप प्रेरित होकर इस तरफ आई, या किसी की गाइडेंस? इनफैक्ट यस, मुझे ये अभी समझ में ये चीज़ आती है कि हाँ, मेरे पिताजी का जो एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में खुद ही साइंटिस्ट है, उनका भी डोमेन साइकोलॉजी था, पर मैं कभी समझ नहीं पाया कि साइकोलॉजी क्या है, क्योंकि हम तब स्कूल में थे, तब हमें तो इंग्लिश, हिंदी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री ये सब समझ में आता है। साइकोलॉजी करके ऐसे सब्जेक्ट उस ज़माने में तो स्कूल में नहीं होता था। और पिताजी क्या करते हैं, कोई आप पोस्ट में है, हम यही समझते थे, तो क्या रिसर्च वर्क क्या है हमें पता नहीं था। हो सकता है उनकी तरफ से आया है, अंदर से इंटरेस्ट है ना, मुझे ये फील होता है अभी ऑफ लेट। फिर मैंने जब पढ़ना शुरू किया, जब मैंने यूनिवर्सिटीज़ में पता किया कि मुझे मास्टर्स करना, उन्होंने कहा नहीं, आपको मास्टर्स नहीं दे सकते करने, आपका साइकोलॉजी का बैकग्राउंड नहीं है, आप दोबारा करिए ग्रेजुएशन, दोबारा 5 साल पढ़िए। मैंने कहा ये तो बड़ा मुश्किल है, 5 साल दोबारा पढ़ूँ, मैं उस टाइम 36 साल की होने वाली थी। मैंने कहा अभी तो बड़ा मतलब लेट तो नहीं हो रहा है ज़िंदगी में, पढ़ते रहेंगे तो ठीक है, पर लॉन्च भी करना है अपने को। तब मैंने डिप्लोमास करने शुरू किए, क्लिनिकल साइकोलॉजी का डिप्लोमा किया, गाइडेंस एंड काउंसलिंग का डिप्लोमा किया, 1 साल का डिप्लोमा ऑनलाइन आपको मिल जाता है, कहीं आप ढूंढ लीजिए। तब मैंने स्कूल काउंसलिंग का एज ए काउंसलर मैंने करना शुरू किया। धीरे धीरे फिर मैंने मास्टर्स किया। तब उन्होंने बोला कि 2 डिप्लोमा आपके इक्विवेलेंट हो जाते हैं ग्रेजुएशन के। देन आई वाज एलिजिबल फॉर पोस्ट ग्रेजुएशन। तब मैंने दोबारा एक पोस्ट ग्रेजुएशन दूसरा किया, MSc काउंसलिंग एंड फैमिली थेरेपी। तब लोग मुझे तब आप प्रोफेशनल के रूप में दोबारा आप बन सकते हो। यहाँ पे मैं एक बात बताना चाहूँगी हिना जी, जब इस दौर से आपने जैसे पूछा कि क्या बात रही होगी, मैं इतना एक और बात बताना चाहूँगी। शायद हो सकता है अब समझ में आता है कि आई मस्ट हैव गॉन थ्रू डिप्रेशन, शायद क्योंकि चीज़ें मुझे बहुत कुछ करना था और फिर आपको लगता है कि आपके हाथ पैर बांध दिए गए हैं। आपकी ज़िंदगी में ये सिचुएशन है कि आप चौराहे पे आगे खड़े हो गए, भी करना क्या है, और कोई दिशा नहीं है, सब बिजी है, एवरीबडी। जो था उसको तो आपने छोड़ दिया। बिल्कुल। तो मतलब शुरुआत आप कहीं से भी कर सकते हो, पक्का। इफ देयर इज अ विल देयर इज अ वे। आप चुनिए, आप इस रास्ते में जाके देखिए कि उधर क्या है। नहीं पसंद है वापस आइए, हार मत मानिए। अगर मन की हारे, मन की जीत। हमने अगर डिसाइड कर लिया कुछ करना है तो हमें कोई रोक नहीं सकता। तो धीरे धीरे मैं आगे बढ़ती रही हिना जी, रास्ते खुलते गए, मैंने धीरे धीरे अपनी ग्रोथ देखी। एंड बाय गॉड्स ग्रेस टच, मुझे अच्छा लगता है कि आप अभी भी आई एम स्टिल ग्रोइंग, मैं अभी भी ग्रो कर रही हूँ। नोबडी इज, अभी हम कभी मुकाम पे कोई पर हमेशा जा नहीं, मतलब कंप्लीट नहीं होती आपकी जर्नी, आप चलते जाते हैं। वाकई में बोलते हैं ना कि जितना फलों से भरा पेड़ होता है उतना झुकाव रहता है, वो चीज़ है। तो मैम कई बार ऐसा होता है कि जैसे आपने बताया कि आप जब आर्मी से आप रिटायर लेकर आप अर्ली वो लेकर आए, तो आपने डिसाइड किया कि अब आपको करना क्या है, तो आपका साइकोलॉजी की तरफ आपका इंटरेस्ट था, तो आपने उस तरफ कदम बढ़ाया। लेकिन इस दौरान हमारी जो महिला दर्शक इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, कई बार युवतियाँ भी, यंग बच्चे भी सोचते हैं कि अब एक चीज़ ये कर ली, अब आगे कुछ ये करना है, लेकिन डिस्ट्रैक्शंस बहुत सारे होते हैं। कैसे खुद को उस दौरान फोकस रखें, कंसंट्रेटेड रखें और खुद को बूस्ट रखें, सबसे बड़ी बात मोरली। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड गुड क्वेश्चन। सबसे पहले मैं उन युवक और युवतियों को बताना चाहूँगी, डिस्ट्रैक्शन सभी को मिलेंगे, आप कितने रिस्पॉन्सिबल हो अपने लिए।
बी रिस्पॉन्सिबल फॉर योर सेल्फ। अगर आपका मोबाइल सामने है और आपका काम पड़ा है तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि काम पे जाऊँ। आप कितना अपनी ज़िंदगी का और दूसरों का भार लेने के लिए आप तैयार हो। एक्सक्यूजेस हर कोई बनाएगा कि मैं ये था, उधर हो गया, ये मैं बीमार हो गई या कुछ, ठीक है, समटाइम्स एक्सक्यूजेस जेन्युइन हो सकते हैं, सच्चे हो सकते हैं, लेकिन अगर हमारी फितरत ही है बहाने बनाना तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते। अगर हमें एक और चीज़ है, आपको ज़िंदगी में मोमेंटरी हैप्पीनेस चाहिए या लॉन्ग टर्म चाहिए। अगर लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस चाहिए, अपने आप को अभी रगड़िए। अगर आप रगड़े, बोलते हैं ना फौज में कि दूसरे को रगड़ने के लिए खुद रगड़ा खाना पड़ता है। जो हमें फॉलो इन करा के आपके एकेडमी में जो बेचारे उस्ताद या जो इंस्ट्रक्टर्स हमें रगड़ा लगाते हैं, हमें लगता है कि हमें रगड़ा लगा, पर वो भी तो हमें हमारे लिए खड़े हैं ना रगड़ा लगाने को। वो भी तो हमारे लिए सुबह 3 बजे 4 बजे उठ रहे हैं। उन्हें क्या मिल रहा है ज़िंदगी तो में, तो हम आगे जाके ऑफिसर बन रहे हैं, वो ऑलरेडी वहाँ पे सेटल हो चुके हैं। तो हमें आपके साथ एग्जैक्टली, तो हमें वो ग्रैटिट्यूड भी होना चाहिए, आभार, कि भाई गुरु है। उसमें हम लोग रैंक को वो नहीं देखते हैं कि जिसने आपको ट्रेन किया वो हमारे लिए हमेशा गुरु रहेंगे, चाहे वो किसी भी रैंक और पद के हैं। तो वो आपको फोकस रहना है ज़िंदगी में, कैसे रहना है, डिस्ट्रैक्शन को बोलना है, ये डिस्ट्रैक्शन कहीं भागा नहीं जा रहा। ये चीज़ मोबाइल में अगर 5 या 10 साल बाद भी उठाऊंगी ना, वही रील्स चलती रहेंगी, वैरायटी ऐड होगी, कुछ और दूसरी चीज टॉपिक ऐड हो जाएंगे भले ही, लेकिन ये जो मैंने अगर 5 और 10 साल गंवा दिए, मैं शायद बहुत लेट हो जाऊंगी ज़िंदगी में। तो ज़िंदगी में अगर आपको जर्नी पार करनी है, अपनी पीयर्स के साथ निकल जाइए फटाफट। कंपटीशन में बैठे हैं, बी विद योर पीयर्स। ज़्यादा ऊंचा और ज़्यादा नीचे की तरफ साथ मत रहिए, अपने ग्रुप के साथ रहिए, तभी हमें एक कंपटीशन रहेगा और लगेगा अरे ये भी निकल गया, मुझे भी तो निकलना था। तो वो हमें साथ पे चलें और डिस्ट्रैक्शंस को एक तरफ रखें, स्मॉल टारगेट्स रखें। स्मॉल टारगेट्स में अगर हम किसी को 5 किलो वजन कम करना है, एक दिन में पॉसिबल नहीं है। आप 1 ग्राम 2 ग्राम 50 ग्राम 100 ग्राम तक तो पहुँचिए, वो शायद 2-4 महीने में आपके 5 किलो 10 महीने में 5 किलो कम हो ही जाएंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल। पूर्वा जी, आप सेना जैसे चुनौतीपूर्ण क्षेत्र में आपने बीइंग अ लेडी आपने काम किया है, आपने देश के लिए सेवा दी है, वो अनुभव आपका कैसा था, हमारे दर्शकों को बताएं। वेरी वेरी गुड मेमोरीज। मतलब मैं ये कहूँगी कि शायद मैं वॉज ब्लेस्ड, मुझे बहुत फ़ख्र होता है अपने ऊपर इन अ वे। जो भी हम लोग यूनिफॉर्म में हैं, ऐसा नहीं है कि आप लोग अगर यूनिफॉर्म में नहीं है तो फ़ख्र के लायक नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। तो चॉइस है अपनी अपनी। मुझे यूनिफॉर्म पहनना था बचपन, जैसे मैंने कहा मुझे IPS बनना था, पर वो आप लोगों को आपकी एक यूनिटी रहती है, आपकी बॉन्डिंग रहती है सब तरह के सीनियर जूनियर अलग अलग रैंक के साथ। आपको एक इंसान समझ में आता है, उनकी लिमिटेशन समझ में आती है, वो कितने मोटिवेटेड है या कम मोटिवेटेड है, उनके घर में क्या दिक्कत है। हम लोग ये सोचते हैं कि फ़ौज हमेशा जंग लड़ती है, जंग हमेशा नहीं होता। आजकल तो हम देख रहे हैं ऑप्शन में ड्रोन्स ने आधी जंग तो वही जीत के लाए। तो कई चीज़ों में जंग के मायने भी चेंज हो रहे हैं। हम फिजिकली वो वॉक फुट वाली जर्नी और नहीं रही है इतनी, लेकिन हमें एक चीज़ मुझे ये भी समझ में आया, क्योंकि मैं शायद एक औरत हूँ, मुझे ये भी पता चला है एज के साथ और अपनी उस दौरान पे भी, फौजियों की वाइफ और बच्चे बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। दे प्ले अ वेरी वाइटल रोल। मूवीज़ बनती हैं फौजियों के ऊपर, मैं तो यही रिक्वेस्ट करूंगी कि फौजी की फैमिलीज़ के ऊपर मूवी बनाइए। हम लोग किस स्ट्रगल से गुजरते हैं। मैं एक फ़ौजी की वाइफ हूँ, मेरे हस्बैंड आर्मी ऑफिसर हैं, मैं और मेरा बेटा हमने कितने चैलेंजेस देखे हैं। जब वो बिज़ी हैं वो हम समझ पाएंगे, एक फ़ौजी की वाइफ पक्का समझेंगे, बच्चे समझेंगे। लेकिन हाँ, जब मैं यूनिफॉर्म में थी अच्छा लगता था कि आपको जो ऊपर से आदेश मिलते हैं, फिर हम ये करो वो करो वो करो, पूरा जोश के साथ हम लगे रहते थे, पूरी अपने बटालियन को चमकाने में, अपने एरिया को चमकाने में, या कोई आपको रिपोर्ट सबमिट करने में। तो इट वाज वेरी गुड बॉन्डिंग। आप भले सेकंड लेफ्टिनेंट करके हम भर्ती होते थे उस टाइम, और मैं तो कैप्टन तक गई। तो जो आपके सूबेदार साहब होते हैं वो आपसे उम्र बड़े होते हैं, तो पर आपके रैंक स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि वो आपको अल्लाह के आपके ऑर्डर्स करेंगे, लेकिन सम्मान सबको दीजिए। सम्मान के लायक हर कोई होता है, उम्र के हिसाब से हमें सम्मान देना। उनके साथ वो हमें बच्चे की तरह भी समझते थे, नहीं साहब ऐसे करिए ऐसे करिए। तो मुझे वो यादें आती तो हंसी भी आती कई बार, बट वॉज वेरी गुड एक्सपीरियंस एंड पीपल टेक यू वेरी पॉजिटिवली। लेडी ऑफिसर्स को लोग अच्छे से लेते भी हैं। वो आपको एक बेटी समझ के लेंगे, या बहन समझ के, या एक फ्रेंड समझ के लेंगे जो आपके पीयर्स हैं। तो इट इज़ गुड, अच्छा था। और कहा जाता है ना कि आप जो नेचर को देते हैं, आपको लाइफ में जो कुछ चाहिए पहले आप वो देना सीखें, एक्चुअली तो आपको खुद ब खुद यूनिवर्स वो चीज़ें सर्व करने लग जाता है। वेरी ट्रू। पूर्वा जी, इतनी रोचक आपकी जर्नी रही है, और ऐसा कुछ शिफ्ट भी आपकी जर्नी में आए जो आज आप मनोवैज्ञानिक काउंसलर हैं, अनुभवी मनोवैज्ञानिक काउंसलर हैं। इस दौरान हम ये आपसे प्रश्न पूछना चाहते हैं, जो महिलाएँ होती हैं, बच्चियाँ हैं, युवतियों की बात करें, वो खुद को मानसिक रूप से स्वस्थ और मजबूत कैसे रखें?
कुछ टिप्स उसके लिए दीजिए। पक्का पक्का, ये तो मैं जैसे हम लोग हमेशा अपनी फैमिलीज़ को भी मिलते हैं, जवानों की फैमिलीज़ को, सबको मैं हमेशा बताती हूँ। और डेफिनेटली थैंक यू फॉर द क्वेश्चन, क्योंकि ये जो क्वेश्चन सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मैं एक चीज़ ये बताना चाहूँगी कि आप लोग पहले अपना ध्यान रखें। बोलते ना इंग्लिश में, चैरिटी बिगिंस एट होम। अगर आपको दया दिखानी है, हम बाहर में जाके अनजान लोगों को दया दिखा रहे हैं, पर हम अपने वालों को कैसे ट्रीट कर रहे हैं? क्या हम अपने घर में लोगों को दया से ट्रीट कर रहे हैं कि नहीं? हम दूसरों को खाना खिला रहे हैं पर अंदर से भूखे हैं, तो हम क्या हमारी अंदर एनर्जी क्या रह गई? हम भी तो इंसान हैं। तो पहले अपने आप को खुश रखिए, जो अच्छा लगता है करिए। हाँ, वो ढंग की चीज़ें हों, ये नहीं कि फिर हम कुछ और करने निकल जाएं। ढंग की चीज़ करिए, ढंग का खाना खाइए, अपने आप को मी टाइम दीजिए। साइकोलॉजी में जो मी टाइम है, अपने को देखिए और अपने आप को इम्पोर्टेंट समझिए। अगर एक एप्पल है घर में और हम बोलते हैं कि 2 बच्चे, एक हस्बैंड और आप खुद हैं, तो उसके 4 भाग नहीं करके अगर आप किसी भी रैंडम लेडी को पूछेंगे, जवाब शायद आपको ये मिलेगा कि नहीं मैडम, मैं तो बच्चे और हस्बैंड को खिलाती हूँ। तो हमको खुद खाना क्या ऑथराइज नहीं है? हम खुद क्यों नहीं खाते? हम क्यों नहीं दिखा पाते अपने बच्चों और हस्बैंड को कि हम भी एक हिस्से के ऑथराइज हैं? तो हमको बच्चे और हस्बैंड उसी हिसाब से ही कई बार लेते हैं। हम क्या मैसेज देते हैं कि फिर वो बोलेंगे नहीं मम्मा मुझे नहीं चाहिए, आप खा लो। तो मतलब क्या हम बचे हुए खाने के खुर्चन के लायक हैं? बचा हुआ हम भी खाते हैं अपना हिस्सा खाने के बाद। तो वो आप बताइए कि मैंने पूरा काम किया, मैं सबको लुक आफ्टर भी कर रही हूँ, आई डिज़र्व इट। अपने आप को योग्य समझिए पहले। अपने आप को जब तक हम योग्य नहीं समझते हैं ना हिना जी, लोग भी हमें योग्य नहीं समझेंगे। बिल्कुल। तो वो साइकोलॉजी में 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं कई बार कि आप अपने आप को कैसे देखते हो, आपके परिवार वाले कैसे देखते हैं, आपके बड़े छोटे या कुलीग कैसे देखते हैं, समाज और आपके करियर में आपको कैसे देखते हैं, फ्यूचर में आप कैसे देखना चाहते हो खुद को। तो अपनी नज़र से हम आपका जब तक अपनी की इज्जत नहीं करेंगे, अपने आप को इज्जत के लायक नहीं समझेंगे, दूसरा हमें कभी इज्जत नहीं देगा। तो वो प्लीज़ अपने आप को इज्जत के लायक समझिए और बनिए। कोई किसी ने मना नहीं कर रखा। आजकल तो हमारे ज़माने पे, जब मैं अगर उस ज़माने में आर्मी ऑफिसर बन सकती हूँ 1996 में, 30 साल हो जाएगा मुझे अगस्त में, इस साल 30 साल हो जाएंगे आर्मी में। तो अभी तो दुनिया कहाँ से कहाँ निकल चुकी है। तो हम एक और चीज़ है, अगर हम थोड़ा सा आप 2 मिनट टाइम दें तो टेक्नोलॉजी के सामने जो फोकस हो, इसकी बात आई थी, टेक्नोलॉजी के विक्टिम न बने, टेक्नोलॉजी का शिकार न बने। हम टेक्नोलॉजी को हमने बनाया है। मैं इसी तरफ अभी रुख करने वाली थी, जहां आपने कहा कि मी टाइम, तो मी टाइम को कई लोग गलत तरीके से ले लेते हैं कि हम मूवी देख लें, हम रील्स में लगे रहें, हम इंस्टाग्राम में पोस्ट करें या अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में एक्टिव हो जाएं उस पे। हाँ जी, आप प्रकाश डालें। मी टाइम जो आप सोशल मीडिया, इंफॉर्मेशन ओवरलोडेड, टेक्नोलॉजी ओवरलोडेड, आप सैप्ड हो जाते हो, दिमाग थक जाता है, सुन्न हो जाता है। तो वो ना करें। आपको जो स्क्रीन टाइम ये मॉनिटर करें, ये अपने बारे में आप कॉन्शियस रखें हेल्थ में। इट इज़ यू। अपनी बॉडी को, माइंड को रिस्पेक्ट दें कि थकाओ मत, अपने दुश्मन मत बने। किसी ने नहीं बोला आपके, आई एम श्योर 200% श्योर, आप या तो मेरे को पूछ लीजिए आउट ऑफ दिस स्टूडियो या हम आपस में किसी को पूछें, क्या आपको किसी ने बोल रखा है कि आप बैठ के मोबाइल देखिए? कोई नहीं बोलेगा। पर हम क्यों फिर हम अपने आप को बेवकूफ़ बना रहे हैं। वी आर मेकिंग एक्चुअली मॉकरी आउट ऑफ अस, सॉरी टू से। अपना ही हम लाइफ में बोलते हैं ना कि जुलूस निकालते हैं, मत निकालिए, सेंसिबल बनिए कि इस मोबाइल को इन्फॉर्मेशन के लिए रखिए। ठीक है, कुछ खेलना है, वो जो भी अब लूडो शूडो नॉर्मल चीज़ें, या आउटडोर एक्टिविटीज़ क्यों नहीं करते? वाई कांट वी कीप आवरसेल्व्स फिजिकली फिट? सुबह उठने में कोई एक्स्ट्रा टैक्स लग रहा है क्या? सुबह उठिए, टाइम पे उठिए, एक्सरसाइज करिए, अपने काम पे जाइए, पढ़ रहे हैं, ऑफिस आ रहे हैं, जो है। बिल्कुल, मतलब कहने का आपका तात्पर्य ये है कि आपको चूज करना है क्या सही है क्या गलत है। कोई बार बार आपको नॉक करके या बार बार आपको बताने नहीं आएगा, या आपको खुद से डिसाइड करना है क्या सही है क्या गलत है। किसी के पास टाइम नहीं है आपको, वो खुद अपने समेट रहे हैं लोग अपने टेंशंस को लाइफ में। कौन आपको बार बार आके रिमाइंड कराएगा? खुद रिमाइंडर रखिए। हमें खुद को खुद से रिमाइंड कराना है कि हमें क्या हमारे लिए अच्छा हो सकता है, हमें क्या चूज करना है और किस बात पे हमें आगे बढ़ना है। AI का ज़माना है, सोशल मीडिया का ज़माना है, जैसी बात हम लोग कर रहे हैं पूर्वा जी। आजकल क्या होता है कि दिखावे की ज़िंदगी ज़्यादा हो गई है। कुछ OCD भी अगर कहें कि कई लोगों को बहुत शौक़ होता है कि जब तक दिखाए नहीं तब तक संतुष्टि नहीं मिलती। इस चीज़ से कैसे उभरे? ये बड़ी समस्या देखने को मिलती है और इसमें कोई एज का दायरा नहीं है, चाहे वो कम उम्र के बच्चे हो या वो उम्र ज़्यादा हो गई हो। तो इस समस्या का निदान क्या है? इसके लिए दिखावे के लिए बिल्कुल बहुत ज़्यादा लोग सोचते हैं कि हम दिखाएंगे तो लोगों को पता लगे कि हम खुश हैं, लेकिन आंतरिक मन में क्या चल रहा है, क्या द्वंद्व है दिमाग में, उससे वो अनभिज्ञ रहते हैं। नहीं, आई अंडरस्टूड हिना जी। ये एक ऐसी जर्नी है ना दिखावे की। ये पीयर प्रेशर किसी भी, जैसे आपने कहा ना, उम्र नहीं होती। वेरी ट्रू, इसकी कोई उम्र नहीं होती।
पर ये जर्नी कभी खत्म भी नहीं होगी। और बड़ा ये कंपटीशन शुरुआत है इस नहीं, चीज में। पक्का कंपटीशन का बीज किधर से आया, कभी सोचा किसी ने? ये बीज आया है बचपन से ही, जब हमें शायद तुलना की गई, हमें तुलना करना सिखाया गया। उसको देखो वो ऐसी है, वो ऐसा है, वो ये करती है, वो करता है। वो हम तुलना, तो अगर मैं अपने आप को सोचूं या आप अपने आप को, तो फिर हम शायद थक जाएंगे। आपने कितनी डीप बात बोली है। अभी हम बात कर रहे हैं कि जो लोग दिखावे में जाते हैं तो उसकी शुरुआत बचपन से शुरू होती है, जहाँ कंपैरिजन, जो तुलना एग्जैक्टली वी बिकम जजमेंटल। आई ऑलवेज टेल पीपल, मैं लोगों को हमेशा बताती हूँ, नेवर जज एनीबॉडी। जितना हम दूसरे को जज करेंगे ना हिना जी, उतना बीइंग जज फील करेंगे। आई नेवर जज। आप जैसे हो बिंदास रहो, मैं जैसे हूँ बिंदास हूँ। नोबडी इज परफेक्ट, ना मैं परफेक्ट ना आप परफेक्ट नहीं है स्टूडियो में, सब जो भी है परफेक्ट। हम परफेक्ट कभी नहीं बन पाएंगे, तो हम खुश रहे ना। हम या तो हम परफेक्ट ही रहें, परफेक्ट की तरफ चलते रहें, ओ ये टेढ़ा हो गया, वो सीधा हो गया, वो ऐसे होना था, तो हम छोटी छोटी खुशियों में कब जिंदगी जिएंगे? तब तो हम थके हुए हमेशा, अरे नहीं कल मैं और अच्छा करूँगा, और आज जो आपने किया वो सेलिब्रेट तो करिए। तो प्लीज़ डोंट जज। अगर आप में ऑलरेडी ये ऑनसेट हो चुका है, ओसीडी की जो बात हो रही है, आप उस होड़ में हो कि मैं और करूं दूसरे की तरह, और प्लीज़ ना घुसें उसके अंदर, और अपने पे इन्वेस्ट करें। आई हैव लर्नड इन माई लाइफ कि मैं अपने आप को कैसे, मेरी जंग मैं बताऊं हिना जी अपने आप से है। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है मेरे बाजू में कौन बैठे हैं, इधर उधर, मुझे सच में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे अपने आप को डे बाय डे, मैंने एक चीज़ याद रखी थी बहुत साल पहले, मैं किसी केवी में साइकोलॉजिकल काउंसलर थी। इनिशियल पीरियड मैंने 8 साल पहले स्कूलों में किया, बेटा छोटा था तो मैं उस हिसाब से जॉब उठाती थी। तो मैंने वहाँ पे केवी था बठिंडा में, मैंने एक जगह सीढ़ी में पढ़ा था, डे बाय डे इन एवरी वे आई एम गेटिंग बेटर एंड बेटर, कि दिन पर दिन ज़िंदगी में मैं बेहतर हो रही हूँ या हो रहा हूँ करके। तो ये मैं सुबह एक अपने आप को इसका एक घुट्टी पिला दीजिए, अफर्मेशन है। एग्जैक्टली, हर चीज़ में हम बेहतर हूँ, किसी से बात करने में, किसी अपने ऊपर काम करने में, अपना काम करने में। बस हम इसको अगर हम बेहतर बनते रहे ना, हम लोग शायद आधी ज़िंदगी की जंग वैसे ही जीत जाएंगे। जी बिल्कुल। कंपैरिजन ना करें। और दूसरे, अभी आप पेरेंट्स हैं, सुन रहे हैं अगर ये बात, तो बच्चों को दूसरों को साथ कंपैरिजन करना ना सिखाएं, बच्चे पे इन्वेस्ट करें, तुम कितने अच्छे हो। अमूमन यही होता है। हम लोग भी पेरेंट्स हैं तो ऐसा होता है कि अरे देखो तुमने तो ये कर रहे हो, वो देखो ये फला ये कर रहा है, तो ये चीज़ हमें एक्चुअली वी शुड बी वेरी केयरफुल। हमें बहुत ध्यान देने हैं एज अ पेरेंट। हम बच्चों को क्या बोल रहे हैं, बच्चे क्योंकि देख के भी सीखते हैं, और हम जैसे थके हुए दिखेंगे या एनर्जेटिक दिखेंगे, हमारे बच्चे चांसेस हैं 99% वैसे ही होंगे। और कुछ वैलिडेशन के लिए में भी इंसान का जीवन निकल रहा है कि हमें कौन ठप्पा लगाते हैं कि हम सही हैं। मैं एक चीज़ बताऊं हिना जी, दो मिनट के लिए अगर आप उस चीज़ को, बिल्कुल। ये मेरा फेवरेट एग्जांपल है। मैं कितने क्लाइंट्स को पूछती हूँ, सपोज क्योंकि वैलिडेशन की बात आई, सपोज हम लोग, मैं और आप वॉक कर रहे हैं, हम कहीं बाहर पार्क में मिले, और आपने मुझे बोला गुड मॉर्निंग मैम, मैं बोला हिना जी कैसे हैं करके। आप मुझे रोज़ मिलते हैं, मैं रोज़ आपको कॉम्प्लीमेंट, कितने सुंदर लग रहे हो, कितने अच्छे, मैं आपको रोज़ कॉम्प्लीमेंट देती हूँ, स्माइल करती हूँ, आपको अच्छा लगता है मेरे से मिलना, और मेरी बातों को आप थोड़ा सा, क्योंकि मैं शायद उम्र बड़ी हूँ, तो आप एक वजूद देते हो, हाँ मैम मिली, उन्होंने बोला तो अच्छी तो लग रही है उनकी, फ़र्क पड़ता है आपको। वन फाइन डे अगर आप मेरे सामने फिर गुड मॉर्निंग मैम करें, और फिर मैं बोले क्या है, व्हाट इज़ दिस नॉनसेंस, मैं किसी मतलब आप क्या टाइम पास कर रहे हो, वो नहीं किया ठीक से, ये मैंने कहीं मतलब झाड़ दिया आपको बुरी तरह। मतलब जो मैं एक्सपेक्टेशंस बना के वो चली नहीं हूं, मिली आपको, वो शब्द नहीं मिले, मैंने गुस्सा निकाल दिया कि, और आपको मैंने अप्रिशिएट नहीं किया, कॉम्प्लीमेंट नहीं दिया, मैंने आपको पूरी तरह से झाड़ के मैंने गुस्सा निकाल दिया। आप मुझे अभी ऑनेस्टली बताइए प्लीज, अगर आई अप्रिशिएट, क्या चीज़ है जो पहली चीज़ आपके दिमाग में आई? बड़ा गंदा लगेगा पहली बात तो, क्योंकि एक सेट कर लिया है कि वो हमेशा मुझे कॉम्प्लीमेंट देते हैं, मुझसे बहुत अच्छे से बात करते हैं, बट आज ऑल ऑफ सडन ऐसा हुआ तो मन को भी बुरा लगेगा। क्या चीज़ आई बुरा, क्यों मैंने ऐसे किया होगा? मतलब पहला तो एक आम इंसान तो यही बोलता है कि देखो यार क्या है, मतलब क्या चल रहा होगा, ऐसा बोल दिया। लेकिन उसके बाद सोचो तो बहुत डीप चीजें भी हो सकती है, किस माइंडसेट में आप रहे हो, क्या व्यस्तता आपकी रही हो। यस, तो ये क्योंकि आप एक मैच्योर्ड पर्सन है, यस, वो हम आम इंसान जल्दी से नहीं सोचते एक्चुअली, पर फिर भी आपने वो आप उस तरफ करेक्ट ले गए हिना जी, आई मस्ट अप्रिशिएट, द आंसर इज ऑलमोस्ट करेक्ट। बट ये भी सही आपने बोला कि आपको गुस्सा आएगा मेरे ऊपर कि क्या है, व्हाट इज दिस नॉनसेंस, ये कौन होती है मुझे ऐसे बोलने वाली। मैंने आपको मतलब अब नहीं, अब फिर मैम ये भी चलता है कि चलेगा कि अगले दिन मैं गुड मॉर्निंग करूंगी ही नहीं। एग्जैक्टली, क्योंकि अब रिवेंज लेना है, अब रिवेंज लेना है। आपने वो चीज़ मतलब आपने मेरी बात को इतना वजूद दे रखा है जिंदगी में कि मेरा बोला ना बोला आपने मुझे बहुत इंपॉर्टेंट बना दिया आउट ऑफ नथिंग, जबकि आप खुद को भी इंपॉर्टेंट बनाइए ना।
हाँ, आप खुद के भी तो इम्पोर्टेंट बना सकते हैं। वैलिडेशन जो आप एग्जैक्टली वहीं पे मैं अपने काम में। और दूसरी चीज़ कि पे शायद मैम इज अंडर स्ट्रेस, काफ़ी प्रेशर होगा, कोई बात नहीं, अगले दिन बात ना कर। मैं लोगों को, क्लाइंट को मैं तीसरा स्टेप अभी ये सिखाती हूँ, सामने वाले को क्या कभी तुम जाके पूछ सकते हो कि प्लीज़ ठंडा पानी पी लो, आप शांत हो जाइए, ठंडा पानी। शायद मुझे भी पानी की ज़रूरत थी, मुझे किसी ने पानी नहीं पूछा। हाँ, किसी ने मुझे मेरे बारे में नहीं पूछा कि मैम इतने परेशान क्यों लग रहे हो आप बड़े, क्योंकि लोग सोचते हैं कि ये मेंटल हेल्थ वाली है तो शायद हमेशा खुश रहेगी। मैं भी तो इंसान हूँ, आई ऑल्सो नीड काउंसलिंग। तो कई चीज़ें जुड़ी हैं। और चौथी चीज़, आपने पर्सन ले लिया, आपने मेरे से बात करनी बंद कर दी, जबकि आप अगले दिन पूछ सकते थे मैम ठीक हो आप परेशान लग रहे थे, सब ठीक है, आप भी तो पूछ सकते थे। तो ये हम चौथी चीज़ तक पक्का जाएं। दैट इज कॉल्ड एम्पैथी। एम्पैथी, दूसरे को समझें। जी, जरूरी नहीं है कि वो रोबोट नहीं है, वो भी इंसान है, वो भी कभी भड़क सकते हैं, तो भड़कने दें, उसको कैरी नहीं कर। मैं वही कहती हूँ, गुस्सा करे, गुस्से को पाले मत। बिल्कुल, गुस्सा पालिए मत, बिकॉज वी ह्यूमंस आर फुल ऑफ इमोशंस, है ना, बहुत सारा उतार चढ़ाव, द्वंद्व चलता रहता है। मैम समय की कमी है, एक महत्वपूर्ण प्रश्न आपसे पूछना चाहूँगी। आप यूपीएससी और अदर जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, उनके जो एस्पिरेंट्स हैं और जो स्टूडेंट्स हैं, आप उनको भी आप एज अ मोटिवेशनल स्पीकर और आप उनको काउंसलिंग भी देती हैं, और कुछ सक्सेस स्टोरीज भी रही होंगी, वो हमें आप बताएं, और किस तरह से आप उनको मोटिवेट रखती हैं, और जो बच्चे प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयारी कर रहे हैं, वो खुद को कैसे फोकस्ड रखें, कैसे बूस्ट रखें और कैसे खुश रहें, सबसे बड़ी बात। यस, एक चीज़ मैं यहाँ पे बताना चाहूँगी कि पिछले कुछ सालों से मैं यूपीएससी के लोगों को, एस्पिरेंट्स को ऑनलाइन सेशंस लेती हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड की पोस्टिंग जगह जगह होती रहती है चेंज, तो मैं ऑनलाइन सेशन लेती रहती हूँ। पिछले साल मेरे पास 8 बच्चे आए थे, उनमें से 4 बच्चे निकले यूपीएससी में अच्छी रैंकिंग में। 2 गए आईएएस अपने लवासना, एक आईपीएस गए और एक आईआरएस ज्वाइन किया उन्होंने। इस साल 7 बच्चे आए थे, उनमें से 3 जाएंगे अभी लवासना। तो वो मेरे पास, क्योंकि यूपीएससी के प्रीलिम्स एंड मेंस के बाद जो तीसरी स्टेज है, इट्स एन इंटरव्यू हम बोलते हैं, लेकिन अगर आप कहीं गूगल करें, इट्स अ पर्सनालिटी टेस्ट। ओके, इट इज़ नॉट इंटरव्यू, इट्स ए पर्सनालिटी टेस्ट। कई चीज़ें हैं। सबसे पहले अगर मैं एक और चीज़ बोलूँ, अगर आप यूपीएससी में ऑफिसर बनना चाहते हैं, आपकी पर्सनालिटी है, तब प्लीज़ जाइए। सम ट्रेड्स, क्या बोलूँ मैं, प्रोफेशंस आर पर्सनालिटी बेस्ड। अगर आपको उतना स्ट्रेस लेना आता है, आपको कम्युनिकेशन करना आता है, आपको ऑर्डर्स क्लियरली पास करने आते हैं, आप सोचते हो कि येस अथॉरिटी कैन लाई इन गुड हैंड्स एंड यू डिजर्व, यू आर द वन, डेफिनेटली आप वो टेस्ट, आप वो इंटरव्यू पास करोगे। तो ये, इसको मैंने भी एसएसबी फर्स्ट बार में क्लियर नहीं किया था, सेकेंड बार में। फर्स्ट बार में मैंने क्लियर क्यों नहीं किया कि आई वॉज ओवर कॉन्फिडेंट। और मैं जब गई और जब रिजल्ट डिक्लेयर हुआ, तो मुझे सॉलिट्यूड से मुझे लगता था नहीं वो तो क्या ही होगी, मेरा हो जाएगा। लाइक हम वही कंपैरिजन वाली बात है। तो आई हैव लर्नड इन माय लाइफ, इन माय ओन जर्नी, मैंने अपनी जर्नी से खुद सीखा है। तब मुझे लगा कि नहीं, यानी कि मैं गलत थी, मैं दूसरे को अंडर एस्टिमेट और अपने को ओवर एस्टिमेट कर रही थी। तो अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, अपने पे ध्यान दें, अपने आप को आगे अच्छे से पूरे मॉक टेस्ट देते रहे, सब कुछ करते रहे, अच्छे रिजल्ट। एंड प्लान बी भी रखिए। प्लान ए तो आपका है, प्लान बी भी रखिए। बिल्कुल बिल्कुल। मैम, एक महत्वपूर्ण प्रश्न आपसे पूछना चाहूँगी। आप मनोवैज्ञानिक काउंसलर हैं, आपके सामने कई सारी चुनौती भरे ऐसे केसेस भी आते होंगे। कोई ऐसा केस जो आपके मन में रह गया हो या आपको लगा हो जिसने ज़्यादा इम्पैक्ट आप पर छोड़ा हो, जो आप हमारे दर्शकों से शेयर करना चाहें? और महिलाओं में ख़ास तौर से किस तरह की चुनौतियाँ आप दिखती हैं महिलाओं के मानसिक स्वास्थ्य से रिलेटेड? पक्का हिना जी, 2-3 केसेस हैं जो एक्चुअली महिलाओं को पूछा जाए तो मैं 2-3 केसेस पक्का आपको बताना चाहूँगी। एक तो मुझे याद है, बहुत साल पहले की बात है, एक लेडी आई मेरे पास, शी वॉज अ टीचर। तो वो टीचिंग करते थे मास्टर से किसी चीज़ में। फिर वो बोलती है कि मैम, पर उनके घर में ना उनके हस्बैंड से बन पा रही थी, टेंशन था घर में, और नहीं बच्चों से बन पा रही थी। जब मैंने उनकी काउंसलिंग की तो ये मुझे पता चला कि वो जो बीज था उनके अंदर, वो बचपन से ही हमारा सबकॉन्शियस। प्लीज़ दर्शकगण ये चीज़ ध्यान दें कि आपके और हमारे सबकॉन्शियस में क्या है। अचेतन मन इज़ 90%, 90% हमारा मन अचेतन है। कैन यू इमेजिन? अवचेतन मन को हम कैसे समझे कि हमारे अंदर जो हम कर रहे हैं, जो हमारे ड्रीम्स हैं, अचेतन मन में बैठे हैं, किसी कारण से बैठे हैं। तो उनका जो एक कारण था, उनका था कि मैं पढ़ती रहूँ। क्यों पढ़ती रहूँ? वो टीचर थी, मास्टर से ऑलरेडी, फिर भी और एक मास्टर सा कुछ कर रही थी। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी मदर को देखा था जो ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी और एक जॉइंट फैमिली में काफ़ी प्रताड़ित होकर रहती थी। तो उनको लगता था कि मैं प्रताड़ित ना हूँ, कि मुझे आगे पढ़ के मेरे इंडिपेंडेंट रहना है। तो एक केस तो ये था। तो दूसरा केस एक और ये था कि एक लड़की थी, शी वॉज इन हर अर्ली 20s और समथिंग। तो वो काफ़ी रिलेशनशिप्स में थी
एक रिलेशनशिप उठाएंगी, दूसरा तोड़ेंगी, तो ऑलरेडी वो 23-24 साल में उनके 5-6 रिलेशनशिप से अच्छे खासे स्टैब्लिश रिलेशनशिप हो चुके थे। तो वो परेशान होकर मेरे सामने बैठी थी कि मैम मैं क्या करूँ, मैं परेशान हूँ, ये सही है लड़का मेरे लिए कि नहीं। तो हम क्या कारण है कि बार बार हम यंग एज में इतने रिलेशनशिप्स में अंदर जाते हैं। कहीं ना कहीं हमारे अंदर एक वैक्यूम में खालीपन रहता है, जो कहीं प्यार मांगता है, जो चीज़ें हमें घर में नहीं मिलती हिना जी, वो हम बाहर ढूंढेंगे जी। तो मेरी पेरेंट्स एंड एवरीबडी से आई वुड लाइक टू कन्वे अ मैसेज कि प्लीज़ घर में प्यार तो दे ही सकते हैं हम, वो फ्री में आता है। हाँ, प्यार देने में बच्चों कंजूसी न करे, डिसिप्लिन रखे, लगाम कसे, सब कुछ करे। डिसिप्लिन अपनी जगह है, प्यार अपनी जगह है। जरूरी है वहाँ प्यार, अफेक्शन बहुत जरूरी है। तो ये कई चीज़ें हैं जो हम एज ए वुमन हमारे अंदर बैठी रहती है, कई चीज़ें। सब कॉन्शियस हमारा सही होना चाहिए। तो एज ए थेरेपिस्ट अगर सब कॉन्शियस सही करना है, डिस्प्लेसमेंट थेरेपी में फिर मैं उसको तब ट्रीट करती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, आपने अपने अनुभवों से, आपके जो एक्सपीरियंस है सारे इतने अच्छे, रोचक और कुछ हमारे लिए प्रेरणादायी भी हैं, उनसे आपने हमें समृद्ध किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत धन्यवाद आप सभी का मेरे को यहाँ बुलाने के लिए। थैंक यू मैम। दर्शकों, उम्मीद करते हैं पूर्वा पंच भाई जी, इनकी जीवन यात्रा को आपने जाना कि ऐसा नहीं है कि जो बहुत अच्छे ओहदे पर पहुंच गया है उनकी लाइफ में कोई हर्डल्स नहीं आते, कोई मुश्किलें नहीं आती। आपने मैम की जीवन की यात्रा को जाना है और हमें उम्मीद है कि आपने आज की जो हमारी बातचीत हुई है, जो कोशिश हमारी रहती है आप तक सकारात्मक चीज़ें पहुँचाने की, आपने ज़रूर उनमें ध्यान दिया होगा। कुछ तो पॉइंट्स आपने अपने जीवन में आप ज़रूर उतारेंगे। इसी उम्मीद के साथ कि आप सकारात्मक रहें, स्वस्थ रहें और सबसे महत्वपूर्ण प्रसन्न रहें और अपना ख्याल रखें। नमस्कार।